नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऋषिकेश में सरस आजीविका मेले में सीएम धामी ने की शिरकत। सीएलएफ के लिए 1.20 करोड़ रुपए की 12 आर्थिक गतिविधियों का लोकार्पण। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम का डोईवाला दौरा। बुल्लावाला पुल से नदी के पानी के लिए नमूने लिए दिल्ली प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे जाएंगे। हरिद्वार में मुनि मंडल आश्रम के महंत और कोठारी को जान से मारने की धमकियां। स्थानीय भूमाफिया पर संपत्तियों पर कब्जा करने का आरोप। पूर्व धर्म संसद के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद महाराज ने दी जानकारी। आगामी त्योहारों को लेकर अलर्ट मोड पर मंगलौर पुलिस। सराफा व्यापारियों के साथ की बैठक। सभी को दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की दी हिदायत। और देहरादून में झमाझम बारिश की वजह से तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बारिश के जताए आसार। हरिद्वार, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में आयोजित सरस आजीविका मेले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सीएलएफ के लिए 1.20 करोड़ रुपए की 12 आर्थिक गतिविधियों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएम ने 10 अन्य सीएलएफ के लिए 1 करोड़ रुपए की प्रस्तावित आर्थिक गतिविधियों का शिलान्यास भी किया। उन्होंने आज एक कोचिंग क्लास का भी लोकार्पण किया है। इस कोचिंग क्लास में अब युवा जेईई और नीट आदि की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी अपने गांव घर में रहते हुए कर सकेंगे। लोहाघाट के रैन बसेरे में नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के दिशा निर्देश पर पालिका के द्वारा भारत माता की प्रतिमा लगाई गई। भारत माता की प्रतिमा का पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अनावरण किया है। पूर्व सीएम कोश्यारी ने कहा कि उनका एक ही सपना है, अखंड भारत का। आज भारत माता की मूर्ति का अनावरण करते हुए उन्हें अपार हर्ष का अनुभव हो रहा। उन्होंने कहा कि मूर्ति लगवाने के लिए पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा को शुभकामनाएं और कहा कि अखंड भारत का सपना पूरा होने जा रहा है। और लोहाघाट के पालिका अध्यक्ष श्री वर्मा का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, जब मैं 18,000 फीट ऊंचाई पर से भगवान कैलाश के दर्शन कर रहा था, तब मेरे आंखों में आंसू थे। और आप जैसे जो हमारे वहाँ पर मीडिया वाले थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने क्या मांगा, तो मैंने उनसे कहा एक ही चीज़ मांगी, अखंड भारत, अखंड भारत। और भारत माता की मूर्ति के अनावरण के समय मैं फिर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जल्दी से जल्दी अखंड भारत, अखंड भारत। प्रदेश की खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा के सभागार कक्ष में राशन डीलर्स के भुगतान और अन्य समस्याओं के संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन उत्तराखंड के पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। इसके दौरान कैबिनेट मंत्री ने लाभांश और भाड़े के भुगतान न होने के संबंध में राशन विक्रेताओं की समस्याओं पर संज्ञान लिया और कहा कि विभाग के द्वारा 2024 तक का भुगतान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। सस्ता गला विक्रेताओं के संगठन के साथ में खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक की गई है। जितने भी बिंदु हमारे सस्ता गल्ला विक्रेताओं के थे, उन बिंदुओं को कंसिडर किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि हमें अभी तक यानी कि
2024 तक में लाभांश और भाड़े का भुगतान जो है वो नहीं हो पाया है, जिसको लेकर विभाग के अधिकारी को निर्देशित करा है कि सभी को समांतर रूप से, ऐसा ना हो कि किसी जिले को हम 100% भुगतान कर दें और किसी जिले को हम कुछ माह का भुगतान करें। इस प्रकार की प्रवृत्ति को यहीं पे रोक लगाएं और समांतर रूप से जो है हमारे सभी जिलों को एक समान रूप से जो है उसका भुगतान किया जाए, उसको सुनिश्चित करें। ये दिशा निर्देश दे दिए हैं। भारत सरकार की ओर से भी जल्द से जल्द पैसा मिलने वाला है और भारत सरकार की ओर से पैसा संभवतः जून जुलाई माह तक का 2025 तक का मिलने वाला है। लाभांश और भाड़े का वो सारा पैसा होगा। उसके लिए भी विभाग को डायरेक्शंस दिए हैं कि सभी को समांतर रूप से, यानी कि यदि जनवरी में सबको पूरा करना है तो जनवरी में 13 जनपद पूर्ण होने चाहिए। प्रदेश की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा के सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा कि 1 रुपए सेस के माध्यम से एकत्रित हो रही धनराशि को वृद्ध महिलाओं की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनके सशक्तिकरण को लेकर कार्य योजना तैयार करनी चाहिए, जिसके संबंध में महिला सशक्तिकरण विभाग के अधिकारियों और वृद्ध महिलाओं के साथ काम करने वाले गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधियों को एक साथ मिलकर इस योजना की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये दूसरी बैठक महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की थी, जिसमें हम इस बात के लिए सतत प्रयास में हैं कि हमारे पास में महिला और बाल कल्याण कोष के रूप में 1 रुपए पर सेस के रूप में जो हमें धनराशि एकत्रित हो रही है, उस धनराशि को हमारी इच्छा थी कि हम बुजुर्ग महिलाओं के संदर्भ में उनके मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए उनके सशक्तिकरण के लिए हमें कार्य योजना बनानी चाहिए, जिसको लेकर आज विभाग के अधिकारियों को लेकर बैठक हुई। संबंधित ऐसे एनजीओ, ऐसे संस्थान जो कि बुजुर्ग महिलाओं को लेकर काम करते हैं, चाहे वह बुजुर्ग एकल महिला हो, चाहे वह बुजुर्ग गरीब महिला हो, चाहे वह बुजुर्ग सक्षम महिला हो, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और कहाँ सरकार उनके लिए सहभागी या उनके सहयोगी के रूप में उनके साथ में खड़ी हो सकती है, वो उसको हम किस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से उनके साथ हम सपोर्टिव सिस्टम में खड़े हों, उसको लेकर आज समीक्षा की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम सोमवार को सुसवा नदी पहुंची, जहां टीम ने बुल्लावाला पुल से नदी के जल के नमूने को एकत्रित किया और बताया कि नमूने दिल्ली प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे जाएंगे। सुसवा नदी के साथ ही अलग अलग नदी नालों के आदि के सैंपल लिए गए हैं। टीम की ओर से ये बताया गया कि नदियों के जल का नमूना लेकर उनकी गुणवत्ता परखी जा रही। देहरादून से डोईवाला की ओर आ रही सुसवा नदी गंगा की सहायक नदी है। आबादी बढ़ने के साथ साथ सुसवा नदी तेजी से प्रदूषित होती जा रही। इसी नदी से दूधली, शिमलास, झंडोद, बुल्लावाला, खैरी आदि कई ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। तो वहीं इस नदी के जल के प्रदूषित होने से फसलों को भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में केंद्रीय प्रदूषण पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा नदी जल की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही और जल्द ही इसकी रिपोर्ट भी सामने आएगी। देहरादून में सामाजिक उत्तरदायित्व की मिसाल पेश करते हुए क्लब ने अपने सदस्यों से होने वाली लेन देन जैसे प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन, सेल परचेज या वारिसान ट्रांसफर पर निर्धारित शुल्क को पूरे तरीके से वेलफेयर एक्टिविटीज में उपयोग करने का निर्णय लिया है। इस राशि से क्लब अब तक कई जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता दे चुका है। ये पहल अब अपने 6ठे चरण में पहुंच चुकी है, जिसके तहत 8 से 15 परिवारों को मदद दी जा रही। इनमें वो परिवार शामिल जिन पर किसी दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु या आर्थिक कठिनाइयों का संकट आया है या जिनके बच्चे शिक्षा जारी रखना चाहते हैं पर साधन नहीं है। के ट्रांजैक्शन होते हैं, उनका सेल परचेज, नए दर्ज करना या फिर जो आर्म्स हैं उनको रिप्लेस करना, उनका वारिसान को ट्रांसफर होना, तो इस सब में एक शुल्क निर्धारित किया गया है हमारे क्लब द्वारा और वो संपूर्ण शुल्क हमारे वेलफेयर एक्टिविटीज में यूज में लिया जाता है। जैसे इसी श्रृंखला में अगर हम देखें तो ये आज हमारा 6ठा ऐसा फेज है जहाँ पे हम
8 को, कभी 10 को, कभी 15 ऐसे फैमिलीज को असिस्टेंस करने का प्रयास करते हैं आर्थिक रूप से। इनके फैमिलीज में कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं, कोई परिजन की मृत्यु हो गई आकस्मिक, कोई बच्चा या बच्ची पढ़ना चाहते हैं, उसके पास साधन नहीं है, कुछ इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, फैमिली ट्रेजेडीज हो गई, तो इनको एक सीड कैपिटल के रूप में मदद की जाती है जिससे ये आगे बढ़ सके और अपनी परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को ओवरकम कर सकें, पीछे छूट। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के सबसे व्यस्त इलाके शिवमूर्ति चौक पर गंगा एज्योर होटल में सोमवार सुबह अचानक से भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। स्थानीय लोगों के अनुसार आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई थी, लेकिन काफी देर तक दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची। इस बीच होटल के कर्मचारी अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। वहीं होटल में ठहरे यात्रियों को कर्मचारियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया और होटल के अंदर किसी भी व्यक्ति को जाने से रोका गया। ये चित्रा टाकिस के पास शिवमूर्ति चौक के निकट होटल है, वहाँ पे आग लग गई थी और शायद शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे वायर गर्म हो गई थी। और ऊपर कोई नहीं है, सब सुरक्षित है। फायर ब्रिगेड को सूचना कर दी गई है और कर्मचारी होटल के लगे हुए हैं उसको आग बुझाने में। 25 मिनट का 20 मिनट का समय हो गया। क्या कारण माना जा रहा है और फायर ब्रिगेड भी इतनी लेट? शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है, आग वायर गर्म हो गई होगी तो शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड को सूचना कर दी गई थी और लाइट भी ऑफ करी है, लाइट कट करी है। अब जाके शायद पूरा काबू पाया गया। हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने बताया कि इन जगहों पर कूड़े की रोकथाम के लिए पहले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, फिर चालान की कार्रवाई भी हुई। बावजूद इसके जब लोग नहीं माने तब दोनों जगहों को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई, जो अब धीरे धीरे परवान चढ़ रही। इन दोनों जगहों पर सुबह घूमने वाले लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था भी की जा रही, ताकि शहर में कचरा नजर न आए और शहर हरा भरा लगे। ऐसे आप शहर के कोने कह सकते हैं जो जहाँ पर लोग कूड़ा फेंक देते हैं, और हमने जब सीसीटीवी कैमरे लगाए तो मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है, कहते हैं आपको बताते हुए कि जो लोग भी कूड़ा फेंक रहे थे वो लगभग सभी बड़ी कार में आने वाले लोग थे। तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि इस प्रकार के वो काम न करें, लेकिन जहाँ जहाँ पर वो फेंक रहे हैं हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए, चालान की व्यवस्था की, और हमने एक नई व्यवस्था सोची है कि उन स्थानों पर हम वृक्षारोपण करके ग्रीन बेल्ट के रूप में उसे हम तैयार कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो चंबल पुल पर जा सकते हैं। अगर आप 1 महीने पहले वहाँ पर गए तो जो वहाँ की दुर्दशा थी, जो वहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ था, वो हमने सब साफ करके वहाँ पर अब वृक्षारोपण भी कर रहे हैं, और जो लोग घूमने आते हैं सवेरे उनके लिए हम बैठने का स्थान भी वहाँ पर बना रहे हैं। हरिद्वार से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां मुनि मंडल आश्रम के महंत और कोठारी को जान से मारने की धमकियां दी जा रही। आरोप ये है कि स्थानीय भूमाफिया धर्म का चोला पहनकर न सिर्फ आश्रम की संपत्तियों पर कब्जा कर रहे, बल्कि विरोध करने वाले संतों को जान से मारने और लापता करने तक की घटनाएं सामने आ रही, जिसको लेकर आज धर्म संसद के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद महाराज ने हरिद्वार में एक प्रेस वार्ता करते हुए बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में कुछ लोग आश्रमों को जबरन कब्जा कर रहे। जो साधु संत इसका विरोध करते हैं उन्हें धमकाया जाता है या फिर वो गायब हो जाते हैं। वह गुंडे आए दिन आश्रमों में महात्माओं को धमकाते हैं, महात्माओं की संपत्ति कब्जा करते हैं, और यहाँ के स्थानीय भूमाफियाओं से वो मिले हुए, और उसके बाद वो आश्रम बिक जाता है या फिर कोई विरोध करता है तो गायब हो जाता है, मर जाता है। आप देख रहे हैं पिछले दिनों ये कुछ लोग अखाड़ों में घुस करके ये लीला कर रहे हैं। ये लीला हरिद्वार को अगर बचाना है तो इसे बंद करनी पड़ेगी और इस पर अंकुश सरकार को लगाना पड़ेगा। कि आपको पिछले दिनों पता ही है, पिछले दिनों 65 आश्रम
माफियाओं ने कब्जा कर लिया, बाकायदे लिस्ट थी, उसमें से बड़ा उदासीन आखड़ा आश्रम बेचे गए, बहुत सारी संपत्ति बड़े आश्रम की, बड़ा उदासीन आश्रम की पिछले 2024 की 23 की बात है। इन्होंने स्वयं कहा, हमारी ने इनको स्वयं कहा, और ये मेरे पास ही आए थे और इन्होंने कहा महाराज गुंडों ने हमारे ले लिए, लेकिन पता लगा बाद में साठगांठ कि इन्होंने वो संपत्तियां बेची, वैसे ही नहीं कब्जा किए कि सस्ती बस्ती बेचते हैं। तो ये इनका धंधा चला हुआ है। अब इनके बहुत पुराना मुनिमंडल आश्रम पर नियति है, ये नियति बिल्कुल भी सफल नहीं होने दी जाएगी। देहरादून में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई, साथ ही ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बारिश के आसार जताए हैं। उत्तराखंड में विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और पौड़ी में भारी बारिश की चेतावनी जारी है। तेज हवाएं चलने और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी है। कालाढूंगी में मौसम के पूर्वानुमान के बाद हुई तेज बारिश और तूफान के कारण हल्द्वानी देहरादून राजमार्ग बाधित हो गया। कालाढूंगी हनुमान मंदिर के पास राजमार्ग पर विशालकाय वृक्ष गिरा है। हल्द्वानी देहरादून राजमार्ग 1 घंटे तक बाधित रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए पेड़ को काटकर यातायात को सुचारू किया है। उर्गम घाटी की आराध्य देवी मां कालिका कुछ महीनों से लगातार क्षेत्र भ्रमण पर निकली हुई हैं। इस दौरान मां कालिका भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम भी पहुंची, जहां पर बामड़ी गांव के स्थानीय ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान मां कालिका देवी बामड़ी गांव की प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम की रक्षक देवी तिल्ला भराड़ी सिद्धपीठ, मां उर्वशी मंदिर और मां नंदा देवी मंदिर पहुंची और अपनी बहनों से भेंट की है। बाराकोट के लड़ीधुरा महोत्सव में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रतियोगियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता को देखते हुए जहां एक तरफ बड़ी तादाद में दर्शक मौजूद रहे, दर्शकों के द्वारा तालियां बजाकर बॉडी बिल्डरों का उत्साहवर्धन किया गया है। प्रतियोगिता में सुमित तड़ागी को मिस्टर चंपावत के खिताब से नवाजा गया है। हरिद्वार के रोशनाबाद के जिला कलेक्टर भवन में आज साप्ताहिक जनता दरबार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शिकायतें सुनी हैं। अधिकांश शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित थी, जिनमें भूमि पैमाइश और नामांतरण जैसी समस्याएं शामिल हैं। इसके अलावा बिजली, राशन और अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतों पर भी सुनवाई हुई है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक शिकायत का त्वरित और संतोषजनक समाधान किया जाए। प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी जन सुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें कि अभी तक 65 शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायतें दर्ज हुई थी उसका भी रिव्यू किया गया। और इसके अतिरिक्त 9 नवंबर को जो हमारा राज्य स्थापना दिवस है, उसके क्रम में जो विभागों के द्वारा तैयारियां की गई हैं उसके भी हमने समीक्षा करी है। जो मुख्य रूप से शिकायतें आई हैं उसमें कुछ शिकायतें राजस्व विभाग से लेकर थी, जिसमें अवैध कब्जा या पैमाइश के प्रार्थना पत्र थे, और कुछ शिकायतें थी बिजली आदि के संबंध में थी, और कुछ शिकायतें राशन से संबंधित या फिर समाज कल्याण से संबंधित थी, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस दिए गए हैं। कई ऐसी शिकायतें थी जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया है, जिसमें कि विभागीय अधिकारियों द्वारा मौके पर ही उनकी जो भी पत्रावली हो उसका परीक्षण करके शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया। त्योहारों को देखते हुए जहां बाजपुर में सुरक्षा विभाग टीम ने दोराहा चौकी पुलिस के साथ संयुक्त रूप से छापेमार अभियान चलाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग टीम ने उत्तर प्रदेश से
बाजपुर में लाए जा रहे 2 कुंतल पनीर और 5 किलो मक्खन जब्त किया है, जो जांच में नकली पाए गए हैं। वहीं टीम ने दूध और पनीर की सप्लाई कर रहे वाहन चालक से 6 सैंपल लिए हैं, जिनको लैब भेजा है। नाली में 2 कुंतल नकली पनीर और 5 किलो नकली मक्खन को नष्ट किया गया है। जो हमारा दीपावली त्योहार आ रहा है, उसको देखते हुए यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर दोराहा बाजपुर में सुबह से ही विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें यूपी के रामपुर मुरादाबाद से उत्तराखंड में आने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। वाहनों में दूध एवं दूध से बने हुए जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर फोकस किया गया, ताकि उत्तराखंड में आने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके तथा आम भुगताओं को कोई भी मिलावटी या दूषित सामग्री उपलब्ध ना हो, वो रोकी जा सके, किसी भी प्रकार की मिलावट। और आगामी त्योहारों को लेकर मंगलौर पुलिस अलर्ट मोड पर है। आज उन्होंने सराफा व्यापारियों के साथ बैठक करके सभी को दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की हिदायत दी। वहीं हाईवे पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल के चालान काटे गए, तो वहीं कुछ को सीज भी किया है। सीओ विवेक कुमार ने बताया कि पुलिस हर दिशा को लेकर सतर्कता बरत रही है। जैसे कि सभी को विदित है, त्योहारी सीज़न भी आ रहा है और उसके चलते जो संदिग्ध वाहन हैं, संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ जो लगातार चेकिंग की, सत्यापन की और वाहन चेकिंग की कार्रवाई हमारे द्वारा लगातार की जा रही है। इसी क्रम में थाना मंगलौर द्वारा आज जो कार्रवाई की गई, जिसमें बिना नंबर प्लेट वाले जो वाहन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा वाहन हैं, वो हमारे द्वारा उनके खिलाफ सीज़ की कार्रवाई की गई, अन्य कार्रवाई भी की गई। साथ ही साथ जो हमारे ज्वेलरी के जो ओनर्स हैं, जो हमारे बाकी आड़त से लेकर के अच्छे जो बड़े प्रतिष्ठान हैं, उन सबसे भी बात की गई। सीसीटीवी फुटेज लगाने के लिए उनको बताया गया और अन्य जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो भी आपस में शेयर किए गए। किसी भी आकस्मिक स्थिति में ये लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पुलिस के साथ और आगे भी निरंतर ये कार्रवाई जो है जारी रहेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।